ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। अमेरिका में ट्रंप के आने का असर की बात हो रही है, तो इसे देख लेते हैं। तो आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता रहती है, और यह इसलिए रहती है क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला देश है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इसलिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना क्योंकि पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव मैदान में थे और उनके सामने भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस थी। वह करीब 6 महीने पहले राष्ट्रपति की उम्मीदवार इसलिए बनी क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती उम्र के कारण चुनाव लड़ने से पीछे हटना पड़ा उन्हें। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनाव हार जाने से अमेरिका एक बार फिर उनके रूप में पहली महिला राष्ट्रपति से वंचित हो गया है। 8 वर्ष पहले उनकी तरह हिलरी क्लिंटन को भी हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें भी ट्रंप ने ही हराया था। और अभी तक अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, याद रखिएगा। ट्रंप अपने बड़बोलेपन के कारण विवादित नेता हैं। उन्हें महाभियोग का भी सामना करना पड़ा था और एक कॉल गर्ल को पैसे देकर चुप कराने के मामले में भी सजा का भी सामना करना पड़ा, और उनके खिलाफ कुछ और भी मामले चल रहे हैं। इस सब के बाद भी वह चुनाव जीत गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमले भी हुए। एक बार तो वह तब बाल बाल बचे जब उन पर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर निकल गई। ट्रंप के चुनाव जीतने का एक कारण यह रहा कि उनके मुकाबले कमला हैरिस कमजोर प्रत्याशी साबित हुई और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जाने में देरी हुई। राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कामकाज भी उन पर भारी पड़ा। बाइडेन में वह ओज और ऊर्जा नहीं दिखी जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जाने जाते हैं। वह समय पर ठोस फैसले नहीं ले सके, ना तो घरेलू मामलों में और ना ही बाहरी मामलों में। वह ना तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में हस्तक्षेप कर उसे रोक सके, ना ही इजराइल और हमास के संघर्ष को रोक सके। अमेरिकी जनता को यह पसंद नहीं आया और अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर एक तरह से युद्ध में परोक्ष रूप से भागीदारी करे, और बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार भी दिए, तो बस इतने कि वह किसी तरह रूस का मुकाबला करता रह सके। और अमेरिकी जनता सब इससे भी नाखुश थी। इजराइल उनके राष्ट्रपति की बात सुनने को तैयार नहीं है। और कमला हैरिस के राष्ट्रपति न बनने के पीछे औसत अमेरिकी लोगों का यह सोच भी दिखाता है कि महिलाएं बेहतर राष्ट्रपति नहीं साबित हो सकती हैं। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। यह आश्चर्य का विषय है कि अमेरिकी समाज अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त दिखता है। और कमला हैरिस की पराजय का एक विवरण यह भी दिखाता है कि जहां ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी अवैध आप्रवासियों को अमेरिका के लिए खतरा बता रही थी, वहीं डेमोक्रेट नेता उनके प्रति उदारता दिखा रहे थे। विश्व का शायद ही कोई देश हो जहां ये लोग अमेरिका जाकर बसने के लिए इच्छुक ना रहते हों। सबसे अधिक अवैध आप्रवासी मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में पहुंचते हैं, और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तब उन्होंने मैक्सिको सीमा पर एक दीवार तक खड़ी करने की पहल की थी। और बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही अवैध रूप से अमेरिका आने वालों को खतरा मानने से इनकार कर दिया, और इसके नतीजे में पिछले 4 वर्षों में लाखों लोग अवैध रूप से अमेरिका आ गए। और लगता है कि अमेरिकी जनता और यहां तक कि दूसरे देशों से अवैध रूप से आए लोगों को भी यह नहीं भाया। इसका प्रमाण यह है कि लैटिन अमेरिकी देशों के उन लोगों ने भी ट्रंप के पक्ष में मतदान किया जो वैध रूप से अमेरिका आए और यहाँ के नागरिक बने। इसके अतिरिक्त आश्वेतों ने भी ट्रंप को वोट दिया। दक्षिण पश्चिमी श्वेत तो उनके समर्थक पहले से ही थे। और कमला हैरिस को इसका भी नुकसान उठाना पड़ा कि बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ गई थी। लोग बढ़ती महंगाई से त्रस्त थे और अमेरिकी नागरिक अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सचेत रहते हैं। जो भी राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम रहता है उसे जनता की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती तो इससे भारतीयों को वैसी ही खुशी होती जैसे ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से हुई थी। उनके राष्ट्रपति बनने से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी गर्व की अनुभूति होती, लेकिन लगता है कि उन्हें सभी अमेरिकी भारतीयों का समर्थन नहीं मिल सका है। जो भी हो, यह ध्यान रहे कि भारतीय मूल के जो लोग अमेरिका में राजनीति या व्यापार के क्षेत्र में परचम फहरा रहे हैं, उनकी प्राथमिकता में अमेरिका होता है, ना कि भारत। वो कहने के लिए भले ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता कहाँ रहती है? अपना देश रहती है। हाँ, ये आप देखते हैं कि इतना जरूर है कि इनमें से अधिकांश भारत से लगाव रखते हैं। वैसे भारतीयों के पास खुश होने की यह वजह तो है कि उपराष्ट्रपति बनने जा रही
जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की ऊषा है। और ट्रंप के चुनाव जीतने से इस प्रश्न के लिए गुंजाइश खत्म हो गई कि कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होते हैं। अब तो यह देखना होगा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और भारत के संबंध कैसे होंगे। और सौभाग्य से संबंध बेहतर होने के ही आसार हैं, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ अच्छी केमिस्ट्री है इनकी, और अच्छे दोस्त भी हैं। ट्रंप कई बार मोदी को दोस्त बता चुके हैं, इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप की जिन विदेशी शासन अध्यक्षों से बात हुई उनमें मोदी भी शामिल है। और यह तय है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में व्यापक बदलाव होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी। चूंकि रूसी राष्ट्रपति से उनके बेहतर संबंध रहे, इसलिए माना जा रहा है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में सफल हो सकते हैं, और इस पर उनका जोर भी है। इस मामले में बाइडेन पूरी तरह नाकाम रहे, इसी कारण उनकी छवि एक कमजोर राष्ट्रपति की बनी है। जहां तक इजरायल और हमास के बीच संघर्ष की बात है, तो यह तय है कि ट्रंप इजरायल का साथ नहीं छोड़ने वाले, लेकिन वह इसकी कोशिश अवश्य कर सकते हैं कि इजरायल गाजा लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जितनी जल्दी संभव हो बंद करे। इससे बेहतर कुछ नहीं है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका विश्व को स्थिर रखने में सहायक बने। कम से कम जो ये युद्ध चल रहे हैं उन पर तो रोक लगे। देखिए, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजरायल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये आपको यहाँ लाल सागर देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है, हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा पड़ोसी चाइना है। रील बनाने और देखने का नया रोग। लोग घंटों फालतू रील देखते रहते हैं और फिर यह पाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने घंटों तक क्या देखा। और रील का एक और टाइम है, मैंने देखा है कई बार, मैं भी इसका बड़ा कई बार मैंने देखा है कि जो रील आपको पसंद आती ना, उसी तरह की रील आपको सजेशन में आने लगती हैं और आप घंटों तक उन्हें देखते रह जाते हैं। तो उसी की बात हो रही है, पढ़ सकते हैं। एक तरह से आप देखिए, तंज कसा जा रहा, हास्य व्यंग है ये। विश्व की आबादी में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले देश इथोपिया आप देखते हैं, 1.62, इसमें आप देखेंगे। रूस में 1% की बात हो रही है, रूस में 1.77, बांग्लादेश में 2.13, ब्राजील में 2.60, नाइजीरिया में 2.85, और आप देखते हैं पाकिस्तान में 3.08, इंडोनेशिया में 3.47, अमेरिका में 4.23, चीन में आप देखते हैं कि 17.39 और भारत में 17.78%। और देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत के पास हो चुकी है, इसीलिए दुनिया भर के देश भारत की तरफ देखते भी हैं, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि बाजार बहुत बड़ा बाजार है ना, जनसंख्या है तो बाजार भी रहेगा। वैचारिक मंथन। और आप देखिए, समुद्र मंथन के प्रसंग में महादेव द्वारा विषपान पर मनन करें तो स्पष्ट होता है कि ऐसी ही परिस्थितियों से मनुष्य का भी सामना होता है। और आप देखते हैं कि माता के गर्भ में मानव भ्रूण सने सने विकसित होता है, तब वह अमृत पान करता रहता है। ग्रंथों के अनुसार मां के गर्भ में सबसे पहले मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की निर्मित होती है और उसके बाद मस्तिष्क आकार लेता है, और इसे कमल नाल भी कहा जा सकता है या फिर मथानी भी कहते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो वह रोता है, क्योंकि मां के गर्भ में हो रहे अमृत पान से वह वंचित होने लगता है। और आप देखिए, नवजात शिशु जन्म लेते बाह्य घात पितृघात का शिकार होने लगता है। प्रारंभिक वर्षों तक तो वह माता पिता के संरक्षण की छाया में रहता है, लेकिन भविष्य में आप देखिए उन पर काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अन्याय नकारात्मक विकारों के असुरों का हमला होने लगता है। देवरूप में जन्मे मनुष्य के मन में असुर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और मन में तमाम आसुरी आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती हैं। मनुष्य द्वंद्वों में फंस जाता है, फिर होने लगता है देवत्व तथा असुर भावनाओं के बीच संघर्ष, और ऐसी स्थिति में लोगों से कटुता और विवाद आदि होने लगते हैं। यही मनुष्य को मन के महल से निकल विवेक के नारायण को जागृत करना चाहिए। विकारों के आप देखते हैं कि विष को महादेव की तरह खुद ही पे लेना चाहिए, और जिस प्रकार महादेव ने विष को गले में ही रोक लिया, हृदय में नहीं जाने दिया, उसी तरह विवेकवान मनुष्य को विकारों के विषय को हृदय की ओर नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि विकार हृदय तक पहुंचते ही परेशान करने लगेगा, और ऐसी परिस्थिति में बहुमूल्य जीवन निरर्थकता की ओर बढ़ने लगेगा। अतः मनुष्य को भगवान शिव की तरह नकारात्मकता के विष का पान करके प्रतिक्रिया स्वरूप कोई भी आप देखिए अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। मन पर विवेक का अंकुश आवश्यक है। ये शहरों की सूरत, तो आप देखिए केंद्र सरकार ने शहरों की सूरत संभालने के लिए 5 कार्य समूहों का जो गठन किया है, उनकी सफलता को लेकर संदेह होना चाहिए, स्वाभाविक भी है।
और संदेह का बड़ा कारण है कि अभी तक शहरी ढांचे को सुधारने के लिए जो भी प्रयत्न किए गए वे सफल नहीं हो सके। यदि केंद्र सरकार यह चाह रही कि शहरों की सूरत वास्तव में सुधरे तो उसे राज्यों के साथ मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था बनानी होगी जिससे शहरी ढांचे को सुधारने के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभागों में समन्वय कायम हो सके और उन्हें जवाबदेह भी बनाया जा सके। फिलहाल ऐसा नहीं है और इसलिए देश के छोटे बड़े शहर अनियोजित विकास का पर्याय बने हुए हैं। और आप देखिए यह एक तथ्य है कि जैसे जैसे शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भी समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। देश के अधिकांश शहर गंदगी, प्रदूषण और अव्यवस्थित यातायात से घिरते जा रहे हैं और उनमें आप देखिए कई तरह के विकास कार्य होते तो रहते हैं पर बेतरतीब तरीके से। शायद ही किसी शहर में कोई विकास योजना या ध्यान में रखकर क्रियान्वित की जाती हो कि वह दशकों बाद भी उपयोगी बनी रहे। और अधिकांश योजनाएं समस्याओं के तत्कालिक समाधान के लिए होती हैं। और हमारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक, सीवर, पेयजल, सड़क निर्माण, यातायात आदि की जिम्मेदारी अलग अलग विभाग संभालते हैं और इन विभागों में तालमेल मुश्किल से ही देखने को मिलता है। कई बार तो एक विभाग को दूसरे विभाग की योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती, यदि होती तो उनमें सहयोग कायम नहीं हो पाता। ऐसे में पहली जरूरत है इसकी कि वे मिलकर काम करें। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि उनका कामकाज देखने वाला कोई एक विभाग जवाबदेह नहीं बनाया जाता। ऐसा कोई आप देखिए सक्षम अधिकारी होना चाहिए जो विभिन्न विभागों का नेतृत्व कर सके और उनके अपने मन मुताबिक काम करा सके। यह ठीक है कि केंद्र सरकार शहरी विकास को दिशा देने के लिए जिन 5 कार्य समूहों का गठन करने जा रही है उन्हें आवश्यक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधारों को रेखांकित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। एक कार्य समूह सरकारी विभागों और सरकारी नियंत्रित निगमों की भूमिका को परिभाषित करने के साथ ऐसे उपाय भी सुझाएंगे जिनमें से आप देखिए पार्षदों से लेकर मेयरों तक के कामकाज की समीक्षा की जा सके। यह किया जाना आवश्यक है। लेकिन क्या राज्य सरकारें नगर निगम से लेकर शहरी विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले अन्य विभागों को जवाबदेह और कार्यकुशल बनाने के लिए वास्तव में तत्पर हैं? यदि वे अपने शहरों और वहां रहने वाली आबादी का भला चाहते हैं तो उन्हें यह तत्परता दिखानी ही होगी। यह तत्परता इसलिए भी दिखानी चाहिए क्योंकि आज के युग में शहर विकास के इंजन है। देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हमारे शहर संवरे और उनमें रहने वालों का जीवन सुगम हो। ये मनमाना निर्णय तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर उनके निर्णयों में कहाँ कमी रह जा रही है। कुछ दिन पहले ही इस विभाग को प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम बच्चे होने पर उन्हें दूसरे स्कूलों में समायोजित करने का आदेश जारी करने पर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उन्हें फटकार मिली थी और अब हाईकोर्ट ने जून 2024 में लाई लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण नीति को निरस्त करते हुए इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है। प्रथम दृष्टया ही इस नीति में गड़बड़ी नजर आती है क्योंकि केवल जूनियर शिक्षकों को स्थानांतरण का पात्र मानना वस्तुतः उनके साथ सौतेला व्यवहार है। आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं और इस बात पर विचार तक नहीं किया जाता है कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी। और संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है और यह बात अधिकारी यदि नहीं जानते होंगे तो इसे मानना थोड़ा मुश्किल है। कोई भी शासनादेश या सर्कुलर जारी करने से पहले सरकारी विभाग यदि उस पर विधिक राय ले तो बाद में किसी भी असहज स्थिति से बचा जा सकता है। लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण नीति से विदेश के लगभग 30,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे थे और यदि यह भी तय था कि वे इसके खिलाफ अदालत जरूर जाएंगे, फिर भी विभाग इस नीति पर आगे बढ़ता रहा। किसी भी मुकदमे में श्रम और धन दोनों का अपव्यय होता है। किसी भी विद्यालय में पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन ना हो और छात्रों के हित के लिए यह आवश्यक है। लेकिन इसके लिए ऐसी नीति लाई जानी चाहिए जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। क्या ना हो? अन्याय ना हो। देख लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये हमारा प्यारा भारत, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है इसकी सीमा, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। एआई से बढ़ेगी ई कचरे की समस्या। एआई अपने मानव रचनाकारों की नकल करने में तेजी से बेहतर होती जा रही है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एआई का बोलबाला रहेगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ेगा इसके नकारात्मक पहलू भी सामने आएंगे। जाने अनजाने में एआई पर्यावरण को बर्बाद करने में भी बड़ा योगदान कर सकती है। चीनी विज्ञानी
विज्ञान अकादमी और इजराइल में रिचमैन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि दुनिया में चैट जीपीटी और चैट वॉट जैसे रचनात्मक एआई सिस्टम की बढ़ती लोकप्रियता से प्रेरित होकर इस दशक के अंत तक लगभग 50 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा हो सकता है। नया अध्ययन विशेष रूप से बड़े लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पर केंद्रित है, जो एक प्रकार का एआई प्रोग्राम है। टेस्ट के विशाल डाटाबेस पर प्रशिक्षित एलएलएम भाषा के नियमों और पैटर्न के अंतर्निहित सांख्यिकीय संबंधों की पहचान करते हैं और उन्हें समान सामग्री उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, और जिससे प्रश्नों का उत्तर देने, चित्र बनाने या फिर पाठ लिखने जैसी अनोखी क्षमताएं प्राप्त होती हैं। कई लाभों के अलावा रचनात्मक एआई से ने समाज के समक्ष कई दार्शनिक व्यवहारिक प्रश्न भी रखे हैं। अध्ययन में बताया गया है कि रचनात्मक एआई अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में ई कचरा भी उत्पन्न कर सकती है। रचनात्मक एआई हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चिप और दूसरी तकनीकी सुधारों पर निर्भर है। एलएलएम की प्रशिक्षण और अनुमान के लिए व्यापक कंप्यूटिंग हार्डवेयर और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आवश्यकता इन कार्यों से जुड़ी ऊर्जा की खपत और कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के मुद्दे भी उठाती है। पिछले शोध में मुख्य रूप से एआई मॉडल से ऊर्जा उपयोग और संबंधित कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन एआई मॉडल के जीवन चक्र में शामिल सामग्रियां उनके बाद छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट प्रभाव पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। चीनी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं के अनुसार एआई के कारण वर्ष 2030 तक इतना ई कचरा पैदा हो सकता है जितना दुनिया भर में हर व्यक्ति द्वारा अपना स्मार्टफोन त्यागने से उत्पन्न होगा। एआई के अतिरिक्त ई कचरे में 15 लाख मैट्रिक टन मुद्रित सर्किट बोर्ड और 5 लाख मैट्रिक टन बैटरियां शामिल होंगी, और जिनमें लेड, पारा और क्रोमियम जैसे खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ई कचरे से निपटने की रणनीतियों में मौजूदा बुनियादी ढांचे के जीवन काल का विस्तार और पुनः निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख सामग्रियों का पुनः उपयोग शामिल है। यहां भी आपको टिप्पणियां कुछ देखने को मिल जाती हैं, तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अनौपचारिक चर्चा में उठते गंभीर प्रश्न। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 4 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद इस दिशा में अपेक्षित परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण पदों का लंबे समय से रिक्त होना भी बताया जा रहा है। और फिर भी लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद यदि इस दिशा में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहे, तो इस बारे में गंभीरता से विचार करते हुए इसकी राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान भी देना चाहिए। चलिए इस आर्टिकल को देख लीजिए, ये भी आपका काम का है, अच्छा लिखा जाता है, कभी कभी ये भी अच्छा लिखते हैं। तो वर्षों बाद मित्रों से मिलने दिल्ली विश्वविद्यालय जाना हुआ। विश्वविद्यालय के पास विजयनगर में चाय की दुकान पर मिलना तय हुआ। ये अनंत विजय का लेख है। यह वही ठिहा है जहां छात्र जीवन में मित्रों के साथ बैठकी होती थी, पुराने दिनों को याद करते और कॉलेज के जमाने के मित्रों से मिलने का अवसर था। उत्साहित होकर हम सब विजयनगर वाली चाय दुकान पर जुटे और हम 6 मित्र थे। वहीं फुटपाथ पर बैठकर छात्र जीवन को याद करने लगे। हमने तय किया था कि राजनीति पर बात नहीं करेंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका और आधी पौने घंटे तक दिल्ली विश्वविद्यालय की बातें होती रहीं। इसके बाद वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक पहुंच गई। मैंने कहा कि यह मोदी सरकार का शिक्षा व्यवस्था में आमूल सुधार करने वाला बड़ा ऐतिहासिक कदम है। वर्ष 1986 के बाद शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। हमारी शिक्षा व्यवस्था विदेशी भाषा और विदेशी शैक्षणिक तौर तरीकों में उलझी हुई थी। अब अकादमिक जगत की चर्चा के केंद्र में भारतीय ज्ञान परंपरा है। कोई भी सेमिनार या गोष्ठी ऐसी नहीं जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात ना हो। स्वाधीनता के बाद पहली बार शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। मेरे 2 मित्रों ने सहमति जताई। उसमें से एक ने मेरी बातों में यह जोड़ा कि शिक्षा का न केवल भारतीयकरण हो रहा है, बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानस में भी परिवर्तन हो रहा है। वह अभी ये बातें कह ही रहा था कि एक मित्र ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि शिक्षा नीति तो ठीक है, ऐतिहासिक भी है और इससे भारतीयकरण भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत धीरे हो रहा है। मेरा तर्क था कि संभव है कि क्रियान्वयन धीमा हो, परंतु बदलाव में समय तो लगता है। यदि कोई सामान नहीं है, एक को हटाकर उसकी जगह दूसरा रख दिया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा में अब राजनीति भी आ गई। एक मित्र जो शिक्षक संगठन में सक्रिय है, अब तक ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे। पकौड़े से फायरिंग होते ही हमारी चर्चा में घुसे और आक्रामक तरीके से बोले, 4 वर्ष बीत गए हैं, अब तक पाठ्यक्रम तो बना नहीं पाए हैं, लागू कैसे करेंगे। उनके पास काफी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में शिक्षाविदों को 2 दिन की बैठक हुई और जिसमें पाठ्यक्रम बनाने को लेकर चर्चा हुई। उस बैठक में
मैं भी इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि पाठ्यक्रम कब तैयार हो पाएगा। पुस्तकों की बात तो बाद है। कांग्रेस तो वर्ष 2004 में सत्ता में आई, 2006 में तक सारी पुस्तकों में बदलाव करके अपने अनुकूल सामग्री लागू कर दी थी। यहाँ तो 4 साल में चली 2.5 कोस वाली बात है। इसका प्रतिरोध एक अन्य मित्र ने जोरदार तरीके से किया। उसका कहना था कि कांग्रेस के पास एक इकोसिस्टम था और जिससे सब कुछ आनंद फानन में कर दिया। और इस पर पहले वाले मित्र ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक हो गए, इकोसिस्टम नहीं बना पाए भाजपा वाले। मेरा तर्क था कि 10 और 60 वर्ष में अंतर होता है, इससे समझना होगा। मेरी इस बात पर वह चुप हो गया, लेकिन बड़बड़ाते रहा। और जब गलत लोगों का चयन करोगे तो अपने लोगों पर भरोसा नहीं करोगे, काम नहीं दोगे तो सिस्टम बनेगा कैसे। खैर, बातचीत खत्म हो गई। हम सब ने फिर से चाय पीने का मन बनाया। इतने में चाय भी आ गई। ये आप देखिए, इनका झुकाव थोड़ा, मैं इसीलिए तो कहता हूँ, जिस संपादक के द्वारा कुछ आर्टिकल लिखा जा रहे हैं उसके बारे में जरूर देख लिया करिए कि उसका झुकाव किस विचारधारा की तरफ, किस राजनीतिक पार्टी की तरफ है। किसी का कांग्रेस की तरफ, किसी का बीजेपी की तरफ रहता है। मित्रगण एक दूसरे से मजे भी ले रहे थे और इसमें से 2 मित्र बाहर से आए थे और वे दोनों प्रोफेसर हैं। अचानक से विश्वविद्यालय की बात आरंभ हुई। इस बार बात चर्चा होने लगी कि आजकल शिक्षकों के मजे हैं, शिक्षकों के लिए सुविधाएं बहुत हो गई हैं। वे दोनों सहमत थे। यह भी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अब संसाधनों की कमी नहीं है, क्लासरूम बेहतरीन हो गए। चर्चा चल ही रही थी कि एक मित्र ने चुटकी ली, सुविधाएं तो अपार हैं, समय भी खूब है, क्लास तो लेनी नहीं। और इस पर दोनों भड़क गए, कहने लगे कि हमें जितना काम करना पड़ता है उसकी कल्पना भी बाहर वालों को नहीं है। फिर वे लोग आपस में वर्कलोड आदि की बातें करने लगे। इतने में पहले वाले मित्र, जो शिक्षक राजनीति में सक्रिय हैं, फिर से टपक पड़े। बोले, शिक्षकों के मजे तो होंगे ही। जब 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 1 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं होंगे तो मजे को कौन रोक सकता है। काम चलाऊ व्यवस्था में तो हर कोई मजे लूटता है। और उसकी बात काटते हुए मैंने कहा कि कुलपति चयन की प्रक्रिया में समय तो लगता है, हो जाएगा। हमारे देश में चुनाव भी तो चलते रहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रबंधन के माहिर हैं और पार्टी उनका उपयोग करती है। कुछ विलंब हो गया होगा, इस तरह प्रस्तुत करना गलत है। उसमें से उसने पलटकर विश्वविद्यालय के नाम गिनाना शुरू कर दिए। वर्धा का हिंदी विश्वविद्यालय, लखनऊ का अंबेडकर विश्वविद्यालय, गढ़वाल का केंद्रीय विश्वविद्यालय, बंगाल का विश्व भारती विश्वविद्यालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी आदि के केंद्रीय विश्वविद्यालय बगैर कुलपति के चल रहे हैं। वह धमकाने के अंदाज में बोला कि सूची लंबी है, कहीं कहो तो पूरी गिनाऊं। कुछ विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल अभी से लेकर जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। बात आगे नहीं बढ़े, इसलिए उसे बदलने का प्रयास करते हुए कहा कि यार तुम तो प्रतिक्रिया का देरी पर राजनीति करने लगे। वह माना नहीं। कहा कि शिमला के उच्च अध्ययन संस्थान में 2021 से निदेशक नहीं है। मैं इसका तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। चर्चा वहां पहुंच गई जिसको लेकर हम सभी आरंभ से आशंकित थे। अब बारी हमारे 2 शिक्षक मंत्री की थी। वो इस तर्कों से सहमत नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा अपने लोगों को भरने की प्रक्रिया की जगह प्रतिभा को प्राथमिकता देती है। कांग्रेस की तरह भाई भतीजावाद से पद भरने में सरकार की रुचि नहीं है। तो आप लोग इन्हें पढ़कर समझ गए होंगे इनकी विचारधारा किसकी तरफ है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला है, उन्होंने इस बात पर सबसे अधिक बल दिया है कि प्रतिभा को किसी भी तरह से हाशिए पर न रखा जाए। योग्य व्यक्ति को पद मिले, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान का या कला का। कांग्रेस की इकोसिस्टम को जब भी चुनौती मिलती है तो वे इसी तरह से बिलाने लगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और उनके पहले के शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत मेहनत की है। इसे समावेशी बनाने के लिए हजारों लोगों की राय भी ली गई है। और मैं कहता हूँ हर आर्टिकल जो भी लिखता है, चाहे वो कांग्रेस के पक्षकार लिखें, कांग्रेस के लीडर नेता लिखें, बीजेपी के पक्षकार लिखें या बीजेपी के लीडर लिखें, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिल ही जाते हैं। दिनकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। संस्कृत के 4 अध्याय में उन्होंने कहा कि विद्रोह, क्रांति या बगावत कोई ऐसी चीज नहीं जिसका विस्फोट अचानक होता हो। जब शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव की बात हो रही है तो उसमें विलंब तो होगा ही। दोनों मित्रों की आक्रामकता देखकर आलोचना करने वाले मित्र चुप हो गया, लेकिन फिर धीरे से बोला, अगर विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान नेतृत्व विहीन रहेंगे तो बदलाव में संदेह है। इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि अगली बार मिलने की तिथि नियत नहीं हो सकी। हम घर की ओर चल पड़े। खरी ये भी देख सकते हैं, आप लोगों को देखने, एक किताबें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा।